नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली हाईकोर्ट में नेशनल हेराल्ड मामले पर हुई सुनवाई। हाईकोर्ट में जस्टिस रविंदर दुरेजा की बेंच के सामने आया मामला। इस मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च को। सीएम नीतीश कुमार की पीएम मोदी और अमित शाह के साथ मुलाकात। बिहार की राजनीति, विकास एजेंडा और मंत्रिमंडल विस्तार पर हुई चर्चा। सीएम ने कप सिरप कांड पर दिया जवाब। सीएम योगी ने कहा, आरोपियों पर बुलडोजर चले तो चिल्लाना मत। सुप्रीम कोर्ट से माणिकराव कोकाटे को बड़ी राहत। 30 साल पुराने केस में सजा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, सजा सस्पेंड। जनप्रतिनिधि पर फिलहाल संकट टला। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन। महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ विरोध दोहराया। सहारनपुर कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पहुंच कर दिया विरोध। बात करें खबरों की, जहां सबसे पहले बात करते हैं नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर एक बार फिर राजनीति और कानूनी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जहां बात करें दिल्ली हाईकोर्ट में नेशनल हेराल्ड मामले पर सुनवाई हुई। ईडी ने कोर्ट के पिछले आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। सोनिया, राहुल गांधी समेत अन्य पर मामला चलाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया था, जहां ईडी ने उसी कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में दाखिल याचिका की थी। आज हाईकोर्ट में जस्टिस रविंदर दुडेजा की बेंच के सामने मामला आया, जहां सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत सभी लोगों को नोटिस जारी कर दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। बात करें बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। इस दौरान बिहार की राजनीति, विकास एजेंडे और मंत्रिमंडल विस्तार पर अहम चर्चा हुई। सीएम नीतीश कुमार रविवार को पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, जहां विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद यह उनका पहला दिल्ली दौरा है। ऐसे में इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच बिहार में नई सरकार की प्राथमिकता, केंद्र राज्य समन्वय और आने वाले समय में रोडमैप पर भी चर्चा हुई है। कई संवेदनाएं यहाँ लगा सकते हैं सीएम की मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ हुई है, जहां ये खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। इस दौरान बिहार की राजनीति, विकास एजेंडे और मंत्रिमंडल पर विस्तार पर अहम चर्चा हुई, जहां सीएम नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद यह उनका पहला दिल्ली दौरा है, जहां ऐसे में इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। मिली जानकारी अनुसार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच बिहार में नई सरकार की प्राथमिकताओं, केंद्र एवं राज्य समन्वय और आने वाले समय में रोडमैप पर चर्चा हुई है। यही सीएम नीतीश कुमार की पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात हुई। बिहार की राजनीति, विकास एजेंडा और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा, जहां नई सरकार की प्राथमिकताएं और केंद्र राज्य समन्वय पर मंथन हुआ। कई संभावनाएं लगाई जा रही है। पहला दौरा नीतीश कुमार का, जहां प्रधानमंत्री और अमित शाह के साथ मुलाकात हुई। कई चर्चाएं भी हुई, अहम चर्चाएं हुई। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की है। उनका पहला दिल्ली दौरान बिहार की राजनीति, विकास एजेंडे और मंत्रिमंडल पर अहम चर्चा हुई, जहां सीएम नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। जहां बात की जाए कि सीएम नीतीश कुमार रवाना हुए और पहला ये उनका दिल्ली दौरा है। विधानसभा
विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद यह उनका पहला दिल्ली दौरा है और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ दीपक जुड़ गए हैं। जी दीपक, ये विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद नीतीश कुमार का पहला दिल्ली दौरा, कई संभावनाएं जताई जा रही है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल विधानसभा चुनाव की जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह पहला दौरा है और उनके साथ सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। जब प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात करी, इस दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह उनके साथ मौजूद थे। ये मुलाकात जो है खास इसलिए भी बताई जा रही है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता एनडीए के साथ मिलकर और उसके बाद एक प्रचंड जीत हासिल करी और उसके बाद वो दिल्ली आए। पहली मुलाकात है, शिष्टाचार मुलाकात जो है इस मुलाकात को बताई जा रही है। उसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी। दोनों उनके साथ मौजूद रहे, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उनके साथ मौजूद थे। लेकिन देखा जाए तो ये मुलाकात इस और भी अहमियत है क्योंकि आने वाले जो रोड मैप है खासकर बिहार के लिए, उस पर बातचीत हुई है कि आखिरकार एनडीए किस तरीके से जो है जेडीयू के साथ मिलकर आगे बिहार में जो है वो चलेगी। एक नया रोड मैप कैसे होगा, कैसे विकास कार्यों को पे जो है एनडीए काम करेगी। खास तौर पर नीतीश कुमार की भूमिका जो रही इस चुनाव में, उसको किस तरीके से जो है सामने और मजबूती के साथ पेश किया जाए, इसको लेकर भी बातचीत हुई है। शिष्टाचार मुलाकात के अलावा इन तमाम चीज़ों पे बातचीत रही और यही कारण है कि चुनाव जीतने के बाद ये पहला दौरा जो है नीतीश कुमार का है और नीतीश कुमार के साथ दोनों जो लोग सम्राट चौधरी और ललन सिंह भी मौजूद रहे। शाम के वक्त जो है वो फिर जो है बिहार वो वापसी लौट जाएंगे। लेकिन दोनों, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों के साथ ये मुलाकात जो अपने आप में बेहद खास बताई जा रही है। जी बिल्कुल सही बात है। ये मुद्दा जहाँ पे सामने आया है, नीतीश कुमार जी ने ये पहला दौरा है, कौन से मुद्दों पर चर्चा होने वाली है? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि इस मुलाकात के अंदर जो चर्चाएं हुई वो इस रोड मैप पर चर्चा हुई कि आखिरकार अब चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद बिहार में सरकार को किस तरीके से चलाया जाएगा, उसके साथ साथ क्या रोड मैप तय किए जाएंगे आने वाले 5 सालों के लिए, किन किन मुख्य चीज़ों पर जो है सरकार को वहाँ पे काम करना है। क्योंकि सिर्फ जेडीयू ही नहीं बल्कि तमाम जो उनके एनडीए दल के जो घटक दल के जो पार्टियां हैं उनके साथ समन्वय बिठाकर किस तरीके से आगे काम होगा। मुख्यतः क्योंकि हमने देखा है कि जब चुनाव हुआ उसमें 2 बड़े चेहरे, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा नीतीश कुमार का रहा है। ऐसे में बिहार की जनता भी इस ओर देख रही है कि अब आने वाली जो ये 5 साल है, उन 5 सालों के अंदर जो है एक मजबूती से बिहार के अंदर काम हो। खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ी मजबूती से काम जो है होना चाहिए, इसको लेकर भी जो है चर्चा हुई। उसके साथ साथ विकास की गति और तेजी से बढ़े, इसको लेकर भी लगातार प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार बात करते हुए आए हैं। शिक्षा का जो प्रोजेक्ट है कई जिलों में अभी भी लंबित पड़ा, उसको लेकर किस तरीके से काम हो, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की और जो है विकास पहुंचे, इन तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर भी चर्चाएं हुई हैं। और साथ साथ जो है एनडीए अब किस तरीके से संगठनात्मक तौर पर आगे बढ़ेगा, किस तरीके से उनकी प्लानिंग रहेगी, इस मुद्दे पर भी जो है वो चर्चाएं हुई। और यही कारण है कि पहले प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात करी, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। 20 मिनट के अंतराल का जो मुलाकात है प्रधानमंत्री के साथ जब नीतीश कुमार वो रहे, तो एक शिष्टाचार मुलाकात हुई और इन्हीं शिष्टाचार मुलाकात में प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के बारे में हालचाल पूछा। उसके बाद किस तरीके से सरकार का कार्य चल रहा है उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली और उसके बाद एक छोटी सी चाय पे भी उन्होंने बातचीत करी और उसके बाद फिर तुरंत ये 20 मिनट के बाद जो है गृह मंत्री से मिलने के लिए वो निकल चुके हैं। तो आप कह सकते हैं कि बिहार के लिहाज से, क्योंकि बिहार की राजनीति अब जो है दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है, यानी आप कह सकते हैं कि एक बड़ी प्लानिंग जो है वो बिहार को लेकर सरकार के मन में चल रही है और यही कारण है कि एक बड़े रोड मैप को लेकर भी इन तीनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। जी दीपक, बिल्कुल जैसे ही आपने बताया कि बिहार की राजनीति जो अभी दिल्ली शिफ्ट हुई है, अभी जैसे थोड़े दिन पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और अभी ये जो हिसाब का मामला सामने आया, कई चर्चा इस पे सामने आ रही है। ये हिसाब को लेकर मीटिंग हुई थी या मंत्रिमंडल को लेकर मीटिंग हुई थी, जैसे भी ये मुद्दा सामने आ रहा है लेकिन बहुत चर्चाएं गरमा रही है, क्या कहेंगे?
देखिए बिल्कुल, क्योंकि हिजाब का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है और ऐसे में हिजाब को लेकर लगातार विपक्ष जरूर गरमाया हुआ है। बड़ी मजबूती के साथ जो है ये मुद्दा जो है उठा रहे हैं, लेकिन क्योंकि चूंकि मैं ये बता दूं कि पहले से ये पूरा प्लानिंग शेड्यूल कर दिया गया था प्रधानमंत्री के साथ और गृह मंत्री से मुलाकात के बाद। और जैसे ही मैंने शुरुआत में भी कहा कि एक शिष्टाचार मुलाकात होती, जब भी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री जब जीतते हैं उसके बाद एक शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री से उनको मुलाकात करनी होती है। और वो हमेशा रूल रहा है कि वो आते भी है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे वो राजस्थान की बात करें। तो उनमें से भी नीतीश कुमार के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो बिहार चुनाव लड़ा। और ऐसे में देखिए, चूंकि सिर्फ नीतीश कुमार की बात होती तो समझ में भी आता, लेकिन यहाँ पर सम्राट चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री है बिहार के, वो भी उनके साथ मौजूद रहे और नीतीश कुमार भी। तो आप इस एंगल से भी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करी है और उसके बाद गृह मंत्री से मुलाकात करी है। और ये दोनों नेताओं से मुलाकात करने का सीधा सा फंडा ये रहता है कि आपके पास प्लानिंग क्या है, आपके पास स्ट्रेटेजी क्या है आगे के लिए, आगे की रणनीति क्या है, खास तौर पर आप किन रोड मैप पे आप काम करना चाह रहे हैं। और जो चीजें लंबित जो चीजें रही हैं उनसे आप जो बड़े शीर्ष नेतृत्व से जब आप बात करते हैं, जब मिलते हैं, तो उनको बताना होता है। और उसके लिए भी वो तमाम जो चर्चाएं जो है इन दोनों नेताओं से हुई है। तो ऐसा कोई मामला नहीं था कि हिजाब को लेकर इन दोनों नेताओं से बातचीत हुई। एक शिष्टाचार मुलाकात है, उस शिष्टाचार तरीके से पूरी हुई है। और यही कारण रहा है कि अब कल जब बिहार जब ये वापस लौटेंगे तो वहां पे इन तमाम चीजों पे जो बातचीत हुई है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, उसको जो है वहां पर पूरी रूपरेखा के साथ जो है वो दर्शाया जाएगा। जी बिल्कुल दीपक, धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। ये जो मुद्दा सामने आया है कि सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी से मिले, एक शिष्टाचार मुलाकात हुई है उनकी अमित शाह और मोदी के साथ। बिहार की राजनीति, विकास एजेंडा और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई। औपचारिक मुलाकात, नई सरकार की प्राथमिकताएं और केंद्र राज्य समन्वय पर मंथन हुआ। ये पूरी जो चर्चा सामने आ रही है, पूरे जो रूपरेखा पूरी तय की जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधान भवन के मुख्य द्वार पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने कोडेन कप सिरप के कथित अवैध कारोबार समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां सरकार विरोधी नारे लगाए गए। विपक्षी एसपी सदस्यों के हाथ में सरकार विरोधी नारे देखे गए, जहां लिखित तख्तियां लेकर विधान भवन के मुख्य द्वार पर पहुंचे और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया। एसपी के विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों ने हाथों में तख्तियां लहराते हुए कोडेन कप सिरप के कथित अवैध कारोबार से जुड़े आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और सरकार पर कुछ लोगों को बचाने का आरोप भी लगाया। जहां एसपी सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार पर संविधान और आरक्षण का हनन करने, मातृशक्ति के अधिकारों को कुचलने एवं छात्र नौजवान की नौकरियों में आरक्षण खत्म करने जैसे अन्य कई आरोप लगाए गए। एसपी सदस्य रामखिलारी यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोडेन कप सिरप को लेकर माफिया ने 700 अवैध कंपनी बनाकर कारोबार शुरू किया, लेकिन सरकार माफिया के आगे लाचार बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जवाब देते हुए कहा कि कोडेन कप सिरप कांड की वजह से प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है। मौत के मामले अन्य राज्यों में सामने आए हैं, जहां उत्तर प्रदेश में कप सिरप से एक भी मौत नहीं हुई। पूरा मामला इलीगल डाइवर्जन का है, जिसमें कुछ लोगों के नाम जांच में सामने आए हैं, जहां समय आने पर उन पर बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा, और तब चिल्लाना मत। सीएम योगी ने कहा कि जांच में पता चला है कि कोडेन कप सिरप का प्रयोग जिन राज्यों में मद्यनिषेध के लिए किया जाता था वहां पर इस्तेमाल होता है। इस मामले में जो बड़ा होलसेलर पकड़ा गया था उसे भी सपा सरकार में 2016 में लाइसेंस दिया गया था। सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर किया जाता है। उन्होंने प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे पर तंज कसते हुए कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर लोग सच बोलते हैं, लेकिन लगता है कि समाजवादी वाले लोग उन्हें भी झूठा बुलवा लेते हैं। इसे लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ और कई बार सदन की कार्यवाही भी स्थगित हुई। कप सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक
दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही हैं, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। महोदय, कोडीन कफ सिरप का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, मुद्दा था नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का, और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाली मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है, और समय समय पर एफएसडीए विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी पार्टी के वरिष्ठ नेता माणिकराव कोकाटे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नासिक कोर्ट द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा पर रोक लगा दी। इसी फैसले के साथ माणिकराव कोकाटे की विधायकी फिलहाल बरकरार रहेगी। दरअसल 30 साल पुराने मामले में नासिक कोर्ट के फैसले के बाद कोकाटे का मंत्री पद चला गया था। इसके साथ ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत उनकी विधायक सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा था। इससे पहले मुंबई हाई कोर्ट ने कोकाटे को जमानत तो दे दी थी, लेकिन सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कोकाटे को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, जहां मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने की। कोकाटे की ओर से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में पक्ष रखा। रोहतगी ने दलील दी थी कि यह मामला बेहद पुराना है और इसका सीधा असर एक विधायक और उसके निर्वाचन क्षेत्र पर पड़ रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया। शीर्ष अदालत ने 2 साल की सजा को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। गौरतलब है कि 1995 के हाउसिंग स्कैम मामले में कोकाटे को 2 साल की सजा सुनाई गई। कानून के मुताबिक 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर जनप्रतिनिधि अयोग्य ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की इस राहत के चलते अब कोकाटे की विधायकी सुरक्षित हो गई है। मराठा समुदाय से आने वाले माणिकराव कोकाटे नासिक से 5 बार विधायक रह चुके। महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर बड़ी कानूनी और राजनीतिक राहत मानी जा रही है। सरहानपुर कांग्रेस पार्टी ने ग्रामीण रोजगार गारंटी के कानून मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाने की भाजपा सरकार की साजिश बता दी। राम जी के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा। कांग्रेसियों का कहना है कि पार्टी ने एक योजना बनाई थी जिसका नाम था मनरेगा और जिससे करोड़ों मजदूर को भला हुआ, और यह डेटा सबके पास उपलब्ध है जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं। इन लोगों की मानसिकता हमेशा गोडसे की रही है, जहां नाम पर नतमस्तक हो रह जाएंगे, जहां महात्मा गांधी हमारे आदर्श है और जब सत्ता में आएंगे तो उन्हीं के नाम पर मनरेगा को बदलने का काम करेंगे। पूरा वर्ल्ड उनको मानता है, नेशनल मंडेला भी अपना आदर्श मानते हैं। आज पूरे देश में कांग्रेसियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है मनरेगा का नाम बदलना, लेकिन कांग्रेसियों का कहना है कि भाजपा का ध्यान न तो रोजगार पर है और न ही शिक्षा पर है। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि इनको मनरेगा का नाम बदलना पड़ा? कुछ प्रोग्राम है आज जो आप लोग आए हैं कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, प्रोग्राम तो हमारा सही मायने में देश को बचाने का है। हमारा हर रोज हर बात को लेकर, हर मुद्दे को जो सत्ताधारी पार्टी अपनी मनमानियां कर रही है, अब मनरेगा का नाम बदल के वो अपने इच्छा अनुसार नाम रखना चाहती है। जो नाम की, धर्म की, जाति की, हिंदू की, मुस्लिम की जो राजनीति चल रही है, जो भ्रष्टाचार देश में चल रहा है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा,
इन पे बात नहीं हो रही है। उनके हर तरफ हमारा हर एक कांग्रेसीजन बड़ी शिद्दत से और बड़े मजबूती के साथ सड़कों पर इनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। अब ये योजनाओं के नाम बदलने पे कभी स्टेशन का नाम बदल दिया, कभी शहर का नाम बदल दिया। आप बताइए इससे आम जन को क्या फायदा होगा? आम जन की सिर्फ एक उनकी वो भड़काने का काम कर रहे हैं, ये भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा मुद्दों को किसी भी मुद्दे पे सही तरीके से बात करने का काम नहीं करते। ना ये शिक्षा पे कोई ध्यान दे रहे, ना ये स्वास्थ्य पे कोई ध्यान दे रहे, ना ही ये कोई जो नौजवान सड़कों पर झंडा और डंडा ठाई खड़ा है, ना उन पे कोई ध्यान दिया जा रहा है। ध्यान दिया जा रहा है तो सिर्फ धार्मिक मुद्दों को भड़काने पर ध्यान दिया जा रहा है। मुजफ्फर भाई, आज किस तरीके का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? गांधी जी की तस्वीर भी साथ है। देखिए, महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना, मनरेगा जिसको कहते थे, कांग्रेस पार्टी ने गरीब मजदूर के लिए एक योजना बनाई थी मनरेगा, जिससे कि करोड़ों भारतीय मजदूरों का, गरीबों का उत्थान होने का काम हुआ। और ये डाटा सबके पास उपलब्ध है। ये लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं, ये लोग, इनकी मानसिकता हमेशा से गोडसे की मानसिकता रही है। हमेशा से इन्होंने उसी मानसिकता से काम किया है। बाहर विदेश में जाएंगे, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे, नतमस्तक हो जाएंगे, कहेंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे आदर्श हैं। और जब देश में आएंगे तो उन्हीं के नाम की मनरेगा जैसी योजना को नाम बदलने का काम करेंगे। पूरा वर्ल्ड मानता है, नेल्सन मंडेला जैसे लोग अपना आदर्श जिसे महात्मा गांधी जी को मानते हैं, पूरा वर्ल्ड उनको मानता है। और एक हमारा देश है, हमारे देश में सत्ता में बैठी हुई पार्टी जो लगातार, चाहे वो तिरंगे का मामला रहा हो, जब तक ये सत्ता में नहीं आए तो इन्होंने तिरंगा नहीं माना। या हमेशा वही आरएसएस की विचारधारा, वही गोडसे की विचारधारा पे चल रहे हैं। हमारी मांग है कि मनरेगा का नाम ना बदला जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित नरसंहार और अत्याचारों के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के तत्वाधान में मुरादाबाद के रामपुरा दोहराहा पर बांग्लादेश का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई। जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल के विभागीय महामंत्री गौरव सैनी ने कहा कि बांग्लादेश में निरंतर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसी के विरोध में यह पुतला दहन किया गया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि भारत और बांग्लादेश के बीच स्थापित संबंधों पर पुनः विचार किया जाए, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर युद्ध मानते हुए कड़ी कार्रवाई की जाए, बांग्लादेशी क्रिकेटरों को IPL के बाहर कर दिया जाए तथा भारत में रह रहे सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल देश से बाहर निकाला जाए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा मुरादाबाद जिले के माध्यम से बांग्लादेश का एक पुतला दहन किया गया है, जिसमें हमारी मांग है, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है, उस दशा को देखकर एक युद्ध की दशा मानकर और जो हमारी भारत की सेना है वह वहां पर जाकर अपनी कार्रवाई करे। दूसरा, शेख हसीना को और जो भारत के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ पर बैठे हैं उन सभी को भगाया जाए और भारत और बांग्लादेश से किसी भी प्रकार का संबंध जो भी हमारे जुड़े हुए हैं उन सभी को तत्काल खत्म किया जाए। यह हमारी मांग है और इन सभी चीज़ों को लेकर हमने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है और पुतला दहन करा है। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार। We'll be right back.